हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द न्यू स्टडी प्लैनेट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भौतिक विज्ञान। आधुनिक भौतिक विज्ञान से हमने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं जिनकी आज चर्चा होने वाली है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। आपके ऑप्शन है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, या फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन है रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, या फिर न्यूटन। क्या हो जाएगा। सबको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। चैडविक ने। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, या फिर एंडरसन। क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंडरसन। एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो, या फिर रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं उस तत्व की। अगला हमारा प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होते हैं। नाभिक के भीतर, नाभिक के भीतर, कक्षक में, नाभिक के बाहर, या फिर नाभिक और कक्षक दोनों में। क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नाभिक के भीतर। नाभिक के भीतर क्या होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे पूछा है परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होते हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा नाभिक के भीतर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है। 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश, या फिर 2 यूनिट धनावेश। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर होगा 1 यूनिट ऋणावेश होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, समस्थानिक परमाणुओं में, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, या फिर उपरोक्त सभी सही हैं। चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। कौन सा ऑप्शन है। प्रोटॉनों की संख्या समान, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस तत्व की सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के, रेडियम के, हाइड्रोजन के, या फिर पोलोनियम के। सही उत्तर किस पर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर जाएगा, पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। अगला नंबर है, परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है। परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, फ्लेमिंग का नियम, या फिर न्यूटन का नियम। सबको पता होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत ही कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। एक्स किरण में, अल्फा कण में, बीटा कण में, या फिर गामा कण में।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बीटा कण में। बीटा कण में ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्पन्न करता है? रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्पन्न करता है? अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण या फिर उपरोक्त सभी। आपको पता होना चाहिए कि रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होता है वो तीनों चीज़ें उत्पन्न करता है, अल्फा किरण, गामा किरण और बीटा किरण। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी अल्फा, गामा और बीटा तीनों जो है उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन तो परमाणु बम वगैरह में इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? कोबाल्ट, निकिल, जर्कोनियम या फिर टंगस्टन। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जो आवश्यक तत्व है वो है जर्कोनियम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी उम्र पता की जाती है? रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी उम्र पता की जाती है? शिशुओं की, ग्रहों की, जीवाश्मों की या फिर चट्टानों की। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे जीवाश्मों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। जीवाश्मों की उम्र का पता लगाया जाता है किससे? रेडियो कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में होता है? मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, नियंत्रक के रूप में या फिर परिरक्षण के रूप में। तो जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंदक के रूप में। भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? क्वांटम सिद्धांत, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत या फिर सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। किसका है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किससे है? सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत से है। अगला प्रश्न है, कूलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, गामा किरणें या फिर एक्स किरणें। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक्स किरणें। कूलीज नलिका का प्रयोग एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तात्कालिक प्रक्रिया है, विलंबित प्रक्रिया है, प्रोटॉन का उत्सर्जन है या फिर न्यूट्रॉन का उत्सर्जन है। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है वो एक तात्कालिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, बिना चीर फाड़ पथरी का इलाज किया जाता है। किससे किया जाता है? लेजर द्वारा, एक्स किरण द्वारा, फ्लोरोस्कोपी द्वारा या फिर अल्ट्रासाउंड द्वारा। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबको पता होगा, लेजर के द्वारा बिना चीर फाड़ पथरी का इलाज किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑटो हान ने अणु बम की खोज किस आधार पर की? यूरेनियम विखंडन, नाभिकीय विखंडन, एल्फा विकिरण या फिर गामा विकिरण। तो जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पे यूरेनियम विखंडन के आधार पर ऑटो हान ने अणुबम की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? एक्स किरण, प्रकाश, ऊष्मीय विकिरण या फिर पराश्रव्य तरंग। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराश्रव्य तरंग। अगला प्रश्न है, पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया? थॉमसन एडिसन ने, चैडविक ने, रिचर्डसन ने या फिर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग ने।
पहले रासायनिक वाल्व का जो आविष्कार किया था फ्लेमिंग ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, माइकल फैराडे या फिर एनरिको फर्मी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी। हमारा आखिरी प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया? हेनरी द्वारा, फैराडे द्वारा, आर्स्टेड द्वारा या फिर वोल्टा द्वारा। यहाँ पे बात की जा रही सर्वप्रथम किसने देखा, चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्स्टेड द्वारा। सर्वप्रथम किसने देखा? आर्स्टेड ने देखा। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बिना रुकावट पहुँच सकें।